एपिसोड नंबर 11। बाबे दहर। कैद के बाद रिहाई मिलती है, सबने सुना है, मगर क्या कैद के अंदर कई सालों की घुटन से आजादी भी मिलती है? 8 जनवरी सुबह 6:30 बजे। लकड़ियों के चटकने की आवाज, कहवे की गिरती हुई धार, बस ये दो आवाजें थी जो इस कमरे की मुकद्दस खामोशी में इतिहास पैदा कर रही थी। सुल्तान सफ्दर बंधे हुए हाथों और उठी हुई गर्दन के साथ इसी जगह बैठा था जहां थोड़ी देर पहले जुल्खुफ बैठी थी। जबर खान केतली ऊंची किए कहवे की धार कप में गिरा रहा था। साथ मेडिकल किट लिए वही आदमी खड़ा था जिसे सुल्तान ने तहखाने में देखा था। वो जबर खान को नहीं देख रहा था, वो इस कमरे की एक एक चीज को नक्श कर रहा था। तहखाने से यहाँ आते हुए इसे 2 मिनट ही लगे थे और इस कमरे में बैठे हुए से इसकी सेटिंग देखते हुए एहसास हुआ कि ये कमरा रिहाइश के लिए इस्तेमाल नहीं होता रहा है। इसने यहाँ बैठे हुए जबर खान को दोबारा अपना मोबाइल निकालकर कुछ देखते हुए पाया था। क्या वो किसी से हदायत ले रहा था, कहवा या चाय? जबर ने सवाल करते हुए ट्रे में रखे 2 कप इसकी तरफ बढ़ाए। एक में चाय थी, दूसरा कहवा। तुम्हारा बॉस कौन है? सर धड़ियों को चटका देने वाले सवाल पे जबर ने निगाहें उठाकर इसे देखा। मैं अपना बॉस खुद हूँ। फिर तुम मास्टरमाइंड नहीं हो, यह प्लान तुम्हारा नहीं है ना? इस वक्त वो मखसूस अंदाजे लगा रहा था। सच झूठ वो लोगों की आंखों से जानने का आदी था। जबल महजूज हुआ। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इसने कहवे की प्याली हाथ में ली, साथ डॉक्टर को इशारा किया। वो सर को खम देते मेडिकल किट से सामान निकालने लगा था। साथ इसने सुल्तान के हाथ खोल दिए, क्योंकि सब प्लांट है, सब फिक्स्ड है। तुम्हारे फैसले, तुम्हारे रिएक्शंस, तुम्हारी स्ट्रेटजी, तुम मधारी का वो खेल खेल रहे हो जहां तुम्हारी कदम रस्सी पर जमे हुए हैं। जरा सी भूल चूक नहीं, तुम बॉस हो सकते हो, मास्टरमाइंड नहीं, क्योंकि बॉस ऑन द स्पॉट फैसले लेता है, मास्टरमाइंड नहीं। वो अपने प्लान से नहीं चूकता। मैंने तुम्हें एक बार भी ऑन द स्पॉट फैसला लेते नहीं देखा। तुम वो कर रहे हो जो तुम्हें करने को कहा गया है। वो बोलते हुए रुका, डॉक्टर के हाथ से रुई और दवाई ली और खुद अपने चेहरे पर मलने लगा। तकलीफ से इसकी आंखों में सुर्खी सी दौड़ जाती थी, मगर यही आंखें वो जबर खान की आंखों में गाड़े बैठा था। मास्टरमाइंड कौन है? मुझे इससे मिलना है। इसने अपना मदाया दोहराया। लेकिन मैंने तो कहा ही नहीं कि कोई मास्टरमाइंड है भी। यहाँ सब मैं हूँ, जबल इजलाल खान। क्या तुम्हारा मास्टरमाइंड कोई ऐसा इंसान है जिसे सामने नहीं लाया जा सकता? सुल्तान ने दवा की शीशी मेज पर रखी, फिर झुककर रुई को हल्का सा भिगोया और अब वो इसी रुई को अपने होंठों के पास थोड़ी के नीचे बल रहा था। ये फिर कोई ऐसा जिसे मेरे सामने नहीं लाया जा सकता। तुम यहाँ मेरे सवालों के जवाब देने आए हो, ना कि मैं तुम्हारे। तुम मेरे होस्टिज हो, मैं तुम्हारा नहीं। इसने कहवे के घूंट लेते हुए दिलचस्पी से कहा। एजेंट सही कहता था, सुल्तान सफ्दर को मात देना आसान नहीं था। वो खेल के हर दाव पेच से वाकिफ था। वो वाकई सुल्तान था। लेकिन तुम्हें कोई बात करनी ही नहीं है, तुम एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो। हमें बारी बारी यहाँ लाना तुम्हारे खेल का हिस्सा है। इसने रुई मेज पर रखी और अब रुई के गोले से ताजा रुई खींच कर निकाली। जबल बड़े नाक से देखता रहा। ये तुम हो ही नहीं। मैं लोगों को इनके नाम से नहीं, काम के अंदाज से जज करता हूँ। तुम्हारा हमें यहाँ लाने में, बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम बस हदायत फॉलो कर रहे हो। तुम्हारी काम करने का तरीका मुख्तलिफ है। सही कहा ना? इसने दूसरी रुई भी वापस मेज पर रखी। जख्म साफ हो चुके थे। अब वो अपना स्वेटर उतार रहा था। एकदम ही पट्टों में ऐसा खिंचाव महसूस हुआ कि सुल्तान सफदर की रूह तक बिलबला हो गई, मगर मुंह से बस हल्की सी कराह निकली और इसने आंखें मींच ली। सुल्तान, मुझे तुमसे, तुम्हारे दोस्तों से, किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पोजीशन समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वायलेंस पर यकीन नहीं रखता। जबल कह रहा था और सुल्तान अपने सीने, पसलियों और गर्दन के जख्म साफ करते हुए खामोशी से इसे सुन रहा था। तुम्हें लगता होगा ये इंतहाई बचकाना अमल है जिसके तहत मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को यहाँ ले आया हूँ, इतने बड़े खानदान के इतने मशहूर लोग। लेकिन ये सब एक प्लान के तहत हुआ है। तुम्हें नहीं लगता तुमने वाकई एक बचकाना अमल दोहराया है? रोई वाला हाथ हवा में लहराते सुल्तान ने संजीदगी से इसकी बात काटी। ठीक है, हमने वीडियो बना दी, हम तुम्हारे हक के लिए लड़ लिए, फिर क्या होगा? तुम हमें वापस छोड़ आओगे? क्या हुआ अगर हम वहां जाकर अपनी बात से मुकर गए? और क्या हुआ अगर हमने तुम पर अगवा का पर्चा कटवा दिया? वो दिल जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला। जबल ने कोई रद्द अमल नहीं दिया।
وہ واقعی ہوم ورک کر کے آیا تھا۔ وہ ہمارا مسئلہ ہے۔ تم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم بے وقوف نہیں ہیں۔ ہم تمہیں یہاں لائے کیونکہ تم اس وقت نوجوانوں کے لیے مرشد کا درجہ رکھتے ہو اور بہت جلد اقتدار میں بھی آنے والے ہو۔ میں الیکشن ہار بھی سکتا ہوں، یو نیور نو۔ اس نے کندھے اچکائے۔ اب اس نے کٹ سے ٹیوب اٹھا کر اپنے ہاتھ پر نکال لی۔ بلکہ میں الیکشن نہیں بھی لڑ سکتا۔ جانتے ہو نا، کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں مخصوص 7 دن باقی ہیں، بلکہ اب تو شاید 6۔ 3 نسلوں سے تمہارا خاندان سیاست میں ہے۔ اگر آج تک نہیں ہارے تو آگے بھی نہیں ہاریں گے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آیا، چھوٹے چھوٹے قدم لیتے زلطان کے عقب میں آ کر رکا۔ سید خاندان کے منہ سے نکلا جھوٹ لوگوں کے سچ سے زیادہ سچا مانا جاتا ہے۔ اب وہ میز پر دھری پچکی ہوئی ٹیوب سے کچھ کریم اپنی انگلیوں پر نکال رہا تھا۔ خاتون جب کورٹ میں بولتی ہے، کیس چاہے کوئی بھی، جج بھی جانتے ہیں فیصلہ ان کے حق میں آئے گا۔ جب اب ٹیوب سے نکلا مادہ اس کی پسلی پر لگا رہا تھا، وہاں کافی زخم تھے۔ بہران کمبخت کو اللہ پوچھے۔ حسن سلطان ایک کامیاب بلسٹر ہے، جتنی اس کی سنی جاتی ہے اتنی کوئی اپنے باپ کی بھی نہیں سنتا۔ اور زبرا شہنواز سافٹ ویئر انجینئر، مگر وہ ملک کی سب سے بڑی NGO کے ساتھ منسلک رہا ہے، یونیسیف کے لیے کام کیا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ وہ UN کے اجلاس میں شریک ہونے والا ہے۔ تو مختصر یہ کہ تم سب اس وقت ملک کے سب سے مشہور بھروسہ مند لوگ ہو۔ تمہارے الفاظ میرے لوگوں کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اس نے آئٹمنٹ والا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ زلطان بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ اسے بڑی شدت سے انتظار تھا کہ کب وہ اس پر عقب سے حملہ کرے گا۔ سیاستدان تھا، اپنے جیسوں کی خصلت سے واقف تھا۔ میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں زلطان۔ جبل خان کی آواز سرگوشی میں بدلنے لگی تھی۔ وہ میڈیکل کٹ سے اڈڑے جسم کے جوڑنے کے اوزار نکال رہا تھا، ہر اوزار کو نکالتا، مسترد کرتا۔ وہ اپنے کام میں ماہر تھا۔ اپنے ساتھیوں کو سمجھاؤ، انہیں بتاؤ کہ میں انہیں یہاں زندہ لایا ہوں، مگر یہاں سے واپس ان کی لاش بھی جا سکتی ہے اگر انہوں نے میری بات نہ مانی۔ بالآخر وہ ایک اوزار نکال چکا تھا۔ قریب کھڑے ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ سے وہ سوئی لی، جسم پہ ٹانکا لگانے والا دھاگا ڈالا اور واپس اس کی طرف بڑھائی۔ جبر خان اس کا مشکور ہوا۔ ہم پہ یوں بھی بڑے بڑے الزام ہیں، ایک اور صحیح۔ وہ رکا، بس ایک پل کے لیے۔ تم شاید صحیح کہتے ہو، میں ماسٹر مائنڈ نہیں ہوں، لیکن جو ہے وہ مجھ سے زیادہ شفاق ہے، بہرام سے زیادہ جنونی ہے، اور تم سے زیادہ فصیح ہے۔ سوئی کی نوک اس کی گردن پر جھبی تو اس کے سارے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کیا وہ بغیر کسی نشے آور ادویات کے سلطان صفدر کا ادھیڑ جسم سینے لگا تھا؟ مجھے یقین ہے تم انہیں اور خود کو سمجھا لو گے، تم ذہین ہو۔ اس نے سوئی ایک طرف سے کھلی ہوئی کھال میں اٹکائی اور دھاگا اوپر کھینچتے ہوئے دوسری طرف کی کھال سے جا ملایا۔ سلطان کا رہا، اسے درد ہوا تھا، شدید درد۔ زخم پر زور پڑنے لگا تو خون مزید تیزی سے بہنے لگا۔ وہ ضبط کے کڑے محل سے گزرتا چپ چاپ درد سہتا رہا۔ جبر خان کسی ماہر مگر ظالم ڈاکٹر کی طرح اس کے جسم میں ٹانکے لگاتا رہا، یہاں تک اس کا زخم مکمل طور پر بند ہو گیا۔ اس نے چھوٹی سی میڈیکل کینچی سے دھاگا کاٹا اور روئی سے اس کی گردن صاف کی۔ سلطان اعتراف کرنا چاہتا تھا کہ اگر اس وقت اسے بھرم نہ رکھنا ہوتا تو وہ باقاعدہ چیخ چیخ کر روتا۔ درد تو نہیں ہوا نا؟ وہ روئی سے اپنے ہاتھ صاف کرتے سرسری سا بولا، میری ماں کہتی ہے جبر خان کا ہاتھ بڑا ہلکا ہے۔ کہتے ہوئے وہ مسکرایا، ساتھ سلطان کو اس کا سویٹر اٹھا کر دیا، پہنو اور میرے ساتھ چلو، تمہیں گھر دکھاتا ہوں۔ سلطان نے مرے مرے ہاتھوں سے اپنا ہائی نیک سویٹر اٹھایا اور واپس پہن لیا۔ اسے اپنا جسم سن ہوتا محسوس ہوا تھا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے تم کہاں ہو اور یہاں سے نکلنا کتنا مشکل ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے جبل خان کے ساتھ گھر کے کئی حصے دیکھے۔ وہ اسے ایک مہمان کی طرح اپنا سارا گھر دکھاتا رہا، 7 راہداریاں، 7 کمرے، اور اگلے 7 منٹ بعد وہ اسے واپس تہہ خانے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ ان 4 اسیروں نے 5ویں اسیر کو واپس آتے دیکھا۔ کچھ تھا جنہیں کھٹکا تھا، کچھ تھا جو اس ایک اسیر کے چہرے میں بدل گیا تھا۔ سلطان صفدر اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آیا تھا جس کے ساتھ وہ گیا تھا۔ آدھا گھنٹہ قبل، جس وقت سلطان صفدر اس گرم کمرے میں بیٹھا اپنے زخموں پر مرہم لگا رہا تھا، این اسی وقت اس ٹھنڈے تہہ خانے میں 4 لوگ خاموشی سے بیٹھے تھے۔ اوپر کو جاتے زینوں پر 2 مسلح افراد کھڑے تھے۔ ایسے ہی 2 افراد تہہ خانے کے وسط میں چکر بھی لگا رہے تھے۔ زینوں کے اختتام پر دروازہ بند تھا
और दरवाजे के बाहर भी खड़े लोग मुसल्ला थे। हसन सुल्तान की तरफ आओ तो वो बड़े सुकून से पैर गद्दे पर फैलाए कंबल घुटनों पर डाले हुए था। कमर दीवार के साथ टका रखी थी। सिर्फ वो था जिसके हाथ आजाद थे, बाकी सबके हाथ इनकी पुष्ट पर बंधे थे। बहराम तहखाने के वस्त में पिस्तौल हाथ में लिए चक्कर काट रहा था। इसे रह रह कर शंदान की हालत पर तरस आता था कि इतनी जोर से मारा था जो वो अपना जहनी तवाजुन बिगाड़ बैठा। इतना बेरहम नहीं था हमारा बहराम। इसे खुद पर गुस्सा आने लगा। सुनो बहराम खान। हसन अब ज्यादा देर खामोश नहीं रह सकता था, तो इसे पुकार लिया। तुम हमें मार तो नहीं दोगे? बहराम तने हुए तासुरात लिए इसकी तरफ मुड़ा। तुमको मार खाने का शौक है तो भी पूरा कर देता हूँ, वो बिगड़ कर बोला। साथ आगे बढ़कर शानदान के ऊपर कंबल दुरुस्त किया। एकदम इसे एक माँ सी ममता महसूस हुई। बस इसे कुछ हो ना जाए। अरे ये मार नहीं, मतलब तुम हमें जान से तो नहीं मारोगे ना? देखो सच सच बताना, झूठे इंसान को जहन्नम में लोहे के जूते पड़ेंगे। उंगली उठाकर इसे वार्न किया। बहराम झूठ बोल देता, मगर लोहे के जूते के खौफ ने यह होने ना दिया। नहीं मारेंगे जान से, वो जान छुड़वाने को बोला। हसन ने सूखा सांस लिया और मजीद फैल कर बैठ गया। मुझे जरा सिगरेट देना, ये ठंडी रात, ये सुहाना मौसम, मेरा मूड हो रहा है। बहराम ने बकायदा से घूर कर देखा। घूरा तो इसे बाकी दोस्तों ने भी था, मगर वो कमाल महारत से सबको नजरअंदाज कर गया। तुम सिगरेट पियोगे? शक्ल से तो शरीफ बाप के बेटे लगते हो। तो हमारे बाप ने भी तुम्हें पैदा करते हुए ये नहीं सोचा होगा कि बेटा बड़ा होकर अगवाकार बनेगा। वह तंग कर बोला। गजब खुदा का, अच्छे भले कॉफी पी रहे थे, हमें उठाकर ले आए यहाँ, और कब से मारे ही जा रहे हो। अब 4 सिगरेट क्या मांग लिए? तुम्हारी जान हवा होने लगी। मैं पूछता हूँ, जब तुम्हारा बजट ही नहीं था तो 5 लोगों को अगवा किया ही क्यों? वो बोलने पर आया तो बोलता चला गया। फिर ठहर कर अपने साथियों को देखा। वो इसे ही देख रहे थे। क्या इसकी बैटरी चार्ज हो गई थी? अब तुम लोग भी डरो मत, बहराम भाई ने कहा है ना, जान से नहीं मारेगा। शानदान ने इसे यूं देखा जैसे कच्चा जवाब देना चाहता हो। इस सूरत हाल में से मजाक सोच रहा था। हाँ ठीक है, घर जैसा कंफर्ट नहीं है, लेकिन देखो हमें यहाँ गद्दा भी मिल गया है, कंबल भी है, सब घर जैसा ही है। बस अगर ये दफ्तन दफ्तन हमें धोना छोड़ दे। लेकिन यहाँ भी एक रियायत है। इसकी आंखें चमकी। जबराज और जुल्खुफ ने एक बेजार निगाह इस पर डाली। क्या थी वो रियायत? इन लोगों ने जुल्खुफ को कुछ नहीं किया, बस साबित हुआ बेटियां सबकी सांझी होती हैं। इसके इस अंदाज पर जुल्खुफ धीरे से हंस पड़ी। शानदान ने जब्त किया। इसी पल हसन ने सामने खड़े बहराम को देखा। सिगरेट मिलेगा या नहीं? माना कि हम होस्टेज हैं, लेकिन बार बार मांगना हमें पसंद नहीं। तुम जानते हो मैं किस खानदान से हूँ, कोई इसके खानदान का भरम तोड़े। बहराम जब्त के खड़े मरहल से गुजरता हुआ आगे बढ़ा। जीनों पर खड़े मर्द से सिगरेट मांगा। मैं एक वक्त में 4 सिगरेट साथ पीता हूँ, समझ आई? नई फरमाइश दर्ज करवाकर इसने शंदान की तरफ देखा। और भाई कैसा है, दर्द हो रहा है? शंदान ने कोई जवाब ना दिया। मुझे पहले हो रहा था, अब नहीं। मेरा ख्याल है हम आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है जबराज? इसने गोल सी आंखों से सबराज को देखा। इसने जवाब ना दिया। इसके अल्फाज डॉलर की कीमत की तरह भारी थे। हसन की चलती जुबान तब रुकी जब बहराम ने 4 सिगरेट इसकी तरफ बढ़ाए। हसन ने मुस्कुराकर सिगरेट इसके हाथ से लिया, फिर चौंक गया। इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारे पास अपने सिगरेट नहीं थे? मैंने छोड़ दिया है, वो बेरुखी से कहकर माचिस निकालकर तीली जलाने लगा। हसन की शातर आंखें चमक उठी। वो आगे को हुआ। क्यों छोड़ा? लड़की के कहने पर? रफ्तारी से पूछा। बहराम ने बगैर कुछ कहे चारों सिगरेट को एक साथ शोला दिया। मुफ्त मशरा है, ले लो। ये सिगरेट छुड़वाने वाली चर्च पे लगा कर जाती है। ए बकवास बंद करो, मंगेतर है मेरी मैं। इसके अगले अल्फाज इसके मुंह में रह गए। हसन सुल्तान ने इसे गर्दन से दबोच कर नीचे गिराया और इसकी हथेली पर चारों जलते सिगरेट रख दिए। बहराम तकलीफ से बिलबलाने लगा। हसन इन्हीं सिगरेट्स को इसकी पूरी हथेली पर फेरने लगा। सुरखूफ सबराज मुंह खोले बेयकीनी से इसे देखते रहे। अलबत्ता शंदान ने अपनी जगह से उठकर बरक रफ्तारी से अपना घुटना बहराम की गर्दन पर रख दिया। इसका सांस अटकने लगा था। इसके लोग फौरन इसकी ओर भागे, मगर इसकी कलाई अच्छी खासी जल चुकी थी। मुझे मारोगे तुम? हसन सुल्तान को मारोगे तुम? वो गैर इंसानी आंखें लिए इस पर गुर्रा रहा था।
बहराम के ऊपरी जीने पर खड़े साथी भी इसकी ओर भागे। वो उसकी हथेली को पूरी तरह जला चुका था। बहराम के साथियों ने घसीट कर हसन को इससे दूर हटाया, मगर शंदान ने पूरी कुवत से अपना घुटना बहराम की नाक पर दे मारा। वो ये सब बस हसन का साथ देने के लिए कर रहा था। इसे यकीन था इसके बाद वो हसन को छोड़ते नहीं, और वो अकेला पीटता रहे इसे गवारा नहीं था। क्यों, ये इसे खुद भी नहीं मालूम था। थोड़ी देर बाद बहराम के लोग इसे छुड़वा चुके थे। हसन और शंदान के चेहरे पे 2 से 3 मुक्कों की बरसात भी हो चुकी थी। अब वो दोनों गद्दे पर गिरे हुए गहरी लंबी सांसें ले रहे थे। जुल्कुफ और जबराज इन्हें बंधे हुए हाथों से इनके करीब घुटनों के बल आकर बैठे। जुल्कुफ का बस नहीं चलता था वो इनका गला अपने हाथों से गोंद दे। वो ऐसी संगीन सूरत हाल में ऐसी गैर संजीदगी का मुजाहरा कैसे कर सकते हैं? तुम्हारा दिमाग खराब वराब तो नहीं हो गया है? वो तुम्हें कितना बुरा मार सकते हैं तुम्हें अंदाजा भी है? वो हसन को डांटने लगी। बस मंजर में बहराम हसन को माँ बहन की गालियां निकाल रहा था। इसके साथी बड़ी मुश्किल से इसे संभाल रहे थे। इसका हाथ जल रहा था। ओ खुदाया, इसकी रूह तक जल रही थी। इसकी हर गाली के जवाब में शंदान 4 गालियां मजीद दे रहा था। तो इसने मुझे क्यों मारा? मेरे बाजू पे गोलियां लगी थी, लेकिन इसने मेरा प्लास्टर उतार कर फेंक दिया। ये मुझे दोबारा हाथ लगाए, मैं इसे दोबारा मारूंगा। हसन बुलंद आवाज में बोला। इसके अंदाज में जिद्दीपन था। और तुम्हें लगता है इस पे ये तुम्हारी जरा सी मार असर कर जाएगी? हो बीबी, वो फिल्में होती हैं जहां मर्द को दर्द नहीं होता। असल जिंदगी में मर्द को सुई भी चुभ जाए ना, तो 10 दिन माँ के पल्लों में छुप कर होता है। वह अनूज अपनी ढिठाई पर कायम था। हसन सुल्तान को मारेगा हूं? जुल्कुफ से आजिज आने लगी। इसने मदद तलब नजरों से जबराज को देखा। तुम इन दोनों को समझाओ प्लीज। जबराज ने ठंडी बर्फ नजरों से इन दोनों को देखा। जब तुम दोनों का ये प्लान था तो मुझे शामिल क्यों नहीं किया? इसका इशारा अपने बंधे हुए हाथों की तरफ था। अगर मैं भी होता तो हम इन लोगों को चलने जैसा ना छोड़ते। हसन इसकी बात पर मुस्कुराया। जुल्कुफ ने बेयकीनी से इसे देखा। यानी वो गठबंधन जोड़ना चाहता था? वो इसे यूं ही बेयकीनी से देखती रही। फिर वो रुकी। वो तीनों एक जैसे ही तो थे। इस वक्त इसे शिद्दत से जुल्तान याद आया। तुम तीनों सुधर नहीं सकते ना? ठीक है, अब पिटते रहो। अल्लाह करे ये लोग तुम्हारी टांगे तोड़ दे। वो गुस्से से कहते हुए उठ गई और वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। बहराम जख्मी शेर की तरह यहां से वहां चक्कर काट रहा था। हाथ पे अटैचमेंट लगा ली थी, मगर वो जल रहा था। इसका वाकई दिल कर रहा था माँ के पल्लों में छुप कर रोए। कौन सा किसी ने देख लेना था। मगर खसब तो ये था कि इसकी माँ अपनी माँ से मिलने गांव से बाहर गई थी। दूसरी तरफ हसन अब सीधा उठकर बैठा। माथे पर बल अब भी थे। सबराज और शंतान भी इसके साथ बैठे थे। गद्दा ना हो जैसे इनके वलदैन का भेजा हुआ तरका हो। टांग पर टांग चढ़ाए तनी हुई गर्दन के साथ वो सामने बहराम को तड़पते हुए देख रहे थे। जब तुम लोगों के अंदर अगवाकारी के बुनियादी एटिकेट्स तक नहीं थे तो तुम लोगों ने ये काम शुरू क्यों किया? चेहरा संजीदा सवाल सीधा बहराम से, जिसने रुख मोड़ कर अपने गुस्से को कंट्रोल किया। हसन ने अफसोस से नफी में सर हिलाया। माजरत, मगर इस एटीट्यूड के साथ तुम किडनैपिंग की फील्ड में आगे नहीं जा सकते। तुम्हारा मुस्तकबिल है ही नहीं आगे। एटीट्यूड देखा है इसका? आखिरी बात इसने जबराज को देख कर पूछी। वो क्या जवाब देता? रोटी की तरह सेक दिया था बेचारे को। हर अगवाकार अपने होस्टेज को खाना लाकर देते हैं, तुमने दिया? वो उंगली उठाकर इसकी जरा पर उतर आया था। अब हम जैसे खानदानी लोगों को मांग कर कुछ नहीं खाते, इनका क्या? इसे चुप करवा लो वरना आज इसका लाश जाएगा यहाँ से। बहराम गुस्से से पागल हुआ। खानदान ने एक कमीनी नजर इसे देखा। 10 साल में हम 4 लोग इसे चुप नहीं करवा सके। तुम किस खेत के बांस हो? खेत की मूली नहीं होता? हसन ने अपनी जनरल नॉलेज में इजाफे के लिए पूछा। होती होगी, लेकिन इसकी शक्ल है मूली मूली। शानदान झलकर बोला। इसी पल बहराम ने आगे बढ़कर इसे मुक्का मारना चाहा, मगर हसन बीच में आ गया। ना ना ना, तशद्दुद नहीं, मुंह से बात करो जैसे मैं कर रहा हूं। वो शंदान के आगे तन कर खड़ा था, जैसे एक माँ मुर्गी अपने बच्चों को परों में समेट लेती है। बहराम ना चाहते हुए भी पीछे हो गया। हाथ में जलन बढ़ गई। हमें यहाँ आए हुए 24 घंटे होने वाले हैं और किसी ने हमसे पानी का गिलास तक नहीं पूछा। ऐसे होती है किडनैपिंग? ये हाल है अभी से, तो आगे जाकर क्या कर लोगे तुम? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस फील्ड में तुम्हारा कोई स्कोप नहीं है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। और वो और भी बहुत कुछ बोल रहा था, मगर बहराम ने इसी पर इसके मुंह पर
ढेर सारी टेप लगा दी। हसन तड़प कर रह गया। ये वार कारी था। वो गूं गा की आवाज भी ना निकाल सका। इसकी आंखें बेयकीनी से खुलकर रह गई। बहराम तो बहराम, हसन सुल्तान के अपने साथियों ने भी इसका मुंह बंद होने पर शुक्र का कलमा पड़ा था। अब वहां सुकून था, ढेर सारा सुकून। वो बार बार अपनी गर्दन नफी में हिला रहा था, कोई खोलो इस बेचारे का मुंह। मौजूदा वक्त सुबह 7:30 बजे। सुल्तान सफदर इस चेहरे के साथ वापस नहीं आया था जिसके साथ वो गया था। इसकी आंखें खाली थी, बिल्कुल खाली। इसका हर हर तासर ये गवाही देता था कि कोई अनहोनी होने वाली है। इसके पीछे दो और लोग भी जीने उतरते हुए आए थे, हंसला और इसके साथ बहराम। वो दोनों आए तो असीर खुद ब खुद खड़े हो गए। शानदान बेकरार सा उठकर आगे आया, मगर हंसला की सपाट नजरें इसे कुछ कहने से बाज रखे हुए थी। इसके कदम वहीं रुक गए थे। वो तहखाने के वस्त में आकर खड़ी हो गई। इसके हाथ में एक टेप था जिस पर चंद बटन दबाकर इसने इन 5 लोगों के आगे किया। वो पांचों आंखें सुकड़े आगे को हुए। इनकी धड़कनें बढ़ गई थी। इनकी आंखें कुछ नाकाबिल यकीन देखने को तैयार हुई। दोस्त, चाय, नॉर्दर्न एरियाज, क्या तुमने जिंदगी से कुछ ज्यादा मांगा है? वो इन 5 की तस्वीर थी जिसमें वो विंग 4 में बैठे थे। हाथ में कॉफी के मग थे, मगर बैकग्राउंड बदल चुका था, यकसर तब्दील। वहां अब किसी शुमाली इलाके का मंजर था। हिरन एक लम्हे के लिए कुछ समझ न सके, मगर इसी पल इनकी नजर आगे लिखे अल्फाज पर पड़ी। 7 रोज ट्रिप, दुनिया से दूर, दोस्तों के साथ। ये पोस्ट तुम सबके इंस्टाग्राम और ट्विटर पर चला दी गई है। तुम्हारे फोन हमारे कब्जे में है। तुम्हें आने वाली हर कॉल का जवाब हमारा एक डबिंग आर्टिस्ट देता है। यकीन करो, वो बहुत टैलेंटेड है। हंसला बोल नहीं रही थी। वो खड़े खड़े इन 5 लोगों के कदमों से जमीन निकाल रही थी। इसने चंद सेकंड्स के अंदर अंदर इन 5 लोगों के सर से आसमान खींच लिया था। कोई इत्तेहाब हो तो फिर हंसला अहमद जई जैसा हो। दुनिया के लिए तुम एक ट्रिप पर जा चुके हो। तुम्हारे घर वाले भी इस बात पे यकीन कर चुके हैं। तो अब वह मुस्कुराई। इसकी मुस्कुराहट से खौफ आता था और इन 5 लोगों ने अपने इर्द गिर्द खौफ फैलता महसूस किया। द गेम बिगन्स नाउ। दुनिया तुम्हें भूल गई है। अब तुम हमारे मेहमान हो, खानदान भी और होस्टेज भी। तो खैर राख ले। वो दोनों पठान मुस्कुरा कर बोले और अगले चंद लम्हों में वो जीने चढ़ते जिस तरह आए थे इसी तरह बाहर भी निकल गए थे। इनके अक्कम में अब वो इंसान नहीं, रेत की पुतले छोड़ के चले गए थे। सुल्तान धीरे धीरे दीवार के साथ लगता हुआ नीचे बैठता चला गया। इसकी आंखों में अपने अगवा के लिए कई घंटे बाद खौफ आया था। चेहरा सफेद पड़ा था। रोज घर आने के पूरे 7-12 घंटे बाद इसे पता चला था वो फंस चुका है एक ऐसे रस्मधार में जिससे रिहाई नामुमकिन नजर आती थी। दुनिया मुझे भूल गई। इसके लब फड़फड़ाए, आंखें एक नुक्ते पर साकित हो गई। जुल्खुफ ने बेख्तियार दीवार का सहारा लिया था। मेरे खानदान को मैं याद नहीं। इसकी आवाज कहीं दूर से आती थी। शानदान की टांगों ने इसका बोझ उठाने से इनकार कर दिया। वो घुटनों के बल फर्श पर गिरा था। वो वाकई गिरा था। लोग मेरी आवाज भूल गए। हसन सुल्तान ने झुककर दोनों हाथ घुटनों पर रख लिए, कमर जैसे चट्टाक से टूट गई हो। इसका अगला हाथ जमीन पर पड़ा था और वो बैठ गया, गिरने के अंदाज में बैठ गया। इसकी आंखों से आंसू टूटकर फर्श पर गिरे। कोई मेरे लिए नहीं आएगा? जबराज खड़ा था। इसकी आंखों में बेयकीनी थी, टांगें लरज रही थी, लेकिन वो खड़ा था। वो नहीं टूट सकता। हाँ, वो खुशियां खुद पर हराम कर लेना चाहता था। वो मरना चाहता था, लेकिन मौत सामने आए तो सूरमा भी खौफ खा जाते हैं। ये झूठ भी तो हो सकता है। वो हमें तोड़ना चाहते हैं, ये झूठ है। दूर अंदर इसे मालूम था ये झूठ नहीं, मगर गिरने के लिए इसे मजीद दलाइल चाहिए थे। इसका दिल मारे खौफ के सुकड़ रहा था। ये सच है। सुल्तान सफ्दर की आवाज भरी भरी थी, खाली खौफ ज़दा, इत्तराफ करती हुई। इसने मुझे घर दिखाया है। मैंने वो देखा है जो तुम लोग नहीं देख सके। मैंने हमारा अंत देखा है। वो जैसे बड़बड़ा रहा हो, यूं जैसे अब भी अपनी बहनाई पे यकीन नहीं आ रहा। वो प्लानिंग के साथ आए हैं। इसने मुझे 7 कमरे दिखाए। मैंने वो कमरा देखा जिसमें इन्होंने प्लान बनाया था। वहां दीवारों पे नोट्स हैं, वो तारीखें 7 माह कबल की हैं। वो वाकई 7 माह से हम पर नजर रखे हुए हैं। सुल्तान की आवाज किसी खाई से आती थी। इसके लहजे में लर्जिश भी थी। ये घर इस्तेमाल नहीं होता रहा। मैंने ये सब देखा है। कारपेट, सोफे, बर्तन,
कुछ भी फिट नहीं है। ये एक जाल है जिसमें हमारे लिए फंदे कस दिए गए हैं। गोदाम में खाने पीने के सामान स्टोर किए गए हैं, यानी हम अगले कई दिन यहीं रहने वाले हैं। यहाँ एक कमरा है, इस कमरे में इस वक्त हमारे घर, वर्क प्लेस और गाड़ियों की सीसीटीवी फुटेज है। वो एक लम्हे को रुका, आंखों से जिंदगी की रमक जैसे खत्म हो गई हो। हमारे फोन्स यहाँ नहीं है। हमारे घर पे तलाह देने के बाद इन्होंने फोन्स की लोकेशन बदल देने के लिए हमारे फोन किसी आदमी को दे दिए हैं, और वो इंसान इस वक्त इसी लोकेशन पे है जो लोकेशन हमारी तस्वीर में है। तुम्हें कैसे पता हमारे फोन्स कहाँ हैं? शमदान बेकरारी से बोला। स्क्रीन पर इनकी लोकेशन आ रही है। जबल खान ने खुद भी बताया, वो कोई चीज राज नहीं रख रहा। इसने मुझे एक एक चीज, एक एक जगह दिखाई है, ताकि मैं इससे खौफ खाऊं, ताकि तुम सब इससे खौफ खाओ। वो खौफ खाने की काबिल है, लेकिन ये सब क्यों और ये सब किस लिए कर रहा है? जुल्फ के लहजे में झुंझुलाहट थी, खौफ था, ताकि अगर हम यहाँ से जाने के बाद इनके खिलाफ बयान देना चाहें तो हमारे पास कोई सबूत ना हो। वो इतना अर्सा हमें देखता रहा और हमें पता भी ना चल सका। हैरत सी हैरत थी। सुल्तान सफदर अपनी 29 साल जिंदगी में इतना बेबस कभी नहीं हुआ था। कैफे की सीसीटीवी फुटेज भी गायब है। 2 दिन से इनका कैमरा खराब था। फॉरेस्ट एंट्री का हर साइन इन्होंने मिटा दिया होगा। वी आर ट्रैप्ड। शानदान चलना में सोचता रहा। वो इस तरह कैफियत में अपने नाखून चबा रहा था। हर कोई अपनी अपनी जगह सुन था, साकत था। गांव के चंद उजाड़ गवार इन्हें इतने बुरे तरीके से कैसे फंसा सकते थे? नाकाबिल यकीन। वो पाकिस्तान के 5 ज़हीन घित थे, मांस नोचने के तमाम तरीकों से वाकिफ। मौरख लिखेगा कि रोजगर से एक इंसान था, ऐसा इंसान जिसने गिद्धों को नोच खाया था। एक आइडिया है। जबराज के कहने पर हर एक की आंखें उम्मीद से चमकी। हम इनकी बात मान लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या चाहते हैं वो? एक वीडियो बनानी है ना, बना देते हैं। हमारी फैमिली से कहना है कि ताकत के जोर पर इनका केस खुलवा देते हैं। और जब हम यहाँ से जाएंगे तब अब अपनी बात से मुकर जाएंगे। हम कह देंगे हमारे साथ जबरदस्ती हुई थी, हमें अगवा किया गया था। वो अपनी जगह से उठा और घुटनों के बल सुल्तान के पास आकर बैठा। हमें यहाँ से निकलना होगा सुल्तान। ये जगह, ये कैद, ये हमें मार देगी। सिर्फ एक वीडियो और हम आजाद। हम वो वीडियो हमारी आजादी नहीं, कैद की जमानत होगी। इसके लहजे में तखान थी। इस वीडियो के बाद हम यहाँ से जा नहीं सकते, यहाँ तक कि इनको इनका हक ना मिल जाए। वो मैं यहाँ से जाने नहीं देंगे। मुझे मालूम है, मैंने वो देखा है जो तुमने नहीं देखा। तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। सुल्तान सफदर का हौसला टूटना बाकी 4 की कमर तोड़ रहा था। जब वीडियो बनकर सोशल मीडिया पर आ जाएगी, वहीं से असल खेल शुरू होगा। वो हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे, बल्कि हमें जारी। रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें, ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।